हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम एबीजी के बारे में पढ़ेंगे, आर्टीरियल ब्लड गैस। तो आर्टीरियल सैंपल लेने से पहले, एबीजी करने से पहले हम एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम है एलन टेस्ट। तो एलन टेस्ट क्या होता है? एलन टेस्ट देखते हैं क्या होता है। एलन टेस्ट इज ए मेडिकल procedure in which take the patency of ulnar blood flow before ABG सैम्पलिंग। एलन टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो कि एबीजी सैंपल लेने से पहले हम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम रेडियल आर्टरी से ब्लड सैंपलिंग करेंगे तो अगर ये डैमेज हो गई या पंक्चर हो गई, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई या इसका ब्लड फ्लो इंटरप्ट हो गया, तो हमारे हाथ की जो ब्लड सप्लाई है वो मेंटेन रहे। किसकी वजह से? अल्नार आर्टरी की वजह से। तो अगर रेडियल में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो अल्नार अगर ठीक है, वो अच्छा काम कर रही है, उसका पेटेंसी जो है वो अच्छा है, तो वो क्या करेगा? मेंटेन कर लेगा। तो इसीलिए जब भी हम एबीजी एनालिसिस करते हैं तो हमें एलन टेस्ट करना चाहिए, जिससे हमें अल्नार की ब्लड फ्लो पेटेंसी पता चल जानी चाहिए। वो डिले है या सही है, 5 सेकंड से अगर वो अंदर में वो क्या करती है, फिलिंग हो जाती है ब्लड की, जो पेटेंसी वो हो जाती है, तो मतलब वो नॉर्मल है। तो एलन टेस्ट में हम अल्नार आर्टरी की पेटेंसी, ब्लड फ्लो की पेटेंसी को चेक करते हैं। तो नेक्स्ट वन एबीजी। अब एबीजी जो, अब इसमें हम नॉर्मल वैल्यूज इसके कुछ पढ़ते हैं, क्या क्या पैरामीटर होते हैं वो देखेंगे। पीएच, पीसीओ2, O2, पोटेशियम, सोडियम, लैक्टेट, कैल्शियम, बाइकार्ब, ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको हम एबीजी एनालिसिस में चेक करते हैं। ये पैरामीटर्स हैं जिनको हम एबीजी एनालिसिस करते हैं और इन्हीं पैरामीटर्स को हम चेक करने के लिए एबीजी सैंपलिंग कराते हैं। तो एबीजी जो सैंपल है कहाँ से लेते हैं? रेडियल आर्टरी से लेते हैं। और इसका कलर कैसा होता है? ब्राइट रेड इसका कलर होता है। कैसे करते हैं? विथ हेपेरनाइज्ड syringe of 1 ml। 1 ml की सिरिंज होगी जो कि प्री हेपेरनाइज्ड होगी, या हम हेपेरिन से वॉश करेंगे उसे। 45 to 60 एंगल पे हम क्या करते हैं? निडल इंसर्ट करते हैं। तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं। एबीजी का जो कलर होता है सैंपल का, वो ब्राइट रेड होता है। हम रेडियल आर्टरी से लेते हैं
और ये प्री हेपरनाइज सिरिंज से किया जाता है, जिसका गॉज लगभग 25 से 26 गॉज की सिरिंज होनी चाहिए। आफ्टर दैट सैंपल हो गया है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके रिपोर्ट की एनालिसिस करेंगे। तो एनालिसिस में पीएच कितना होना चाहिए, पीएच 3.75 टू 7.45 ये पीएच है। PCO2 35 टू 45 होना चाहिए, O2 मोर देन 85 होना चाहिए, पोटेशियम 3.51 टू 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होना चाहिए, सोडियम 135 टू 145 होना चाहिए, लैक्टेट विलो 1.5, कैल्शियम 7 टू 10 होना चाहिए, बाइकार्ब 21 से 28 27, ये पैरामीटर्स हैं, ये एबीजी के पैरामीटर्स हैं। अब इनके घटने पे और बढ़ने पे क्या क्या प्रॉब्लम होती है, बेसिक चीजें वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट वन है पीएच। अगर ब्लड का पीएच 7.3 से कम है, अगर पीएच क्या है, कम है, तो एसिडोसिस में मरीज जाएगा। एसिडोसिस का मतलब इंक्रीज एसिड इन बॉडी। यह इंडिकेट क्या करता है कि बॉडी में एसिड का जो लेवल है वो बढ़ रहा है। अगर ये सीवियर एसिडोसिस में जा रहा है तो ये क्या है, काफ़ी डेंजरस है, और इसको ट्रीट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डायलिसिस कर सकते हैं। सीवियर अगर ज़्यादा हो गया है, मतलब 7-6 हो गया है, तो 6 वाली कंडीशन में हम क्या करेंगे, ओनली HD ही ऑप्शन है। अगर नेक्स्ट नंबर, अगर पीएच क्या है, बढ़ रहा है, तो अल्कलोसिस लोसिस। अगर पीएच बढ़ रहा है तो ये भी डेंजरस है। अगर मोर देन 8-9 हो रहा है तो ये भी डेंजर है, इसमें भी हमें हीमोडायलिसिस कराना पड़ेगा। ये रीनल डिसऑर्डर वाले मरीजों में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो एसिड पीएच अगर कम होता है तो वो एसिडोसिस में जाएगा, अगर पीएच बढ़ जाता है तो अल्कलोसिस में होगा, और दोनों कंडीशन क्या होती है, डेंजरस होती है। नेक्स्ट वन PCO2। PCO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इसका लेवल बढ़ता है, बढ़ने पे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो अगर ये बढ़ता है तो हम क्या करेंगे, वो इंडिकेट करता है कि रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम कुछ है, जैसे रिस्पायरेटरी निमोनिया हो गया, ARDS हो गया, COPD हो गया। ऐसे कई कंडीशन है जिसमें क्या है, अगर PCO2 बढ़ रहा है, मोर देन 50 हो रहा है, मोर देन 60 हो रहा है, तो इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, बाईपैप और वेंटिलेटर पे मरीज को डालना पड़ेगा, तभी जो PCO2 का लेवल है वो वॉश आउट होगा या नॉर्मल होगा। अदरवाइज जो है कोई मतलब ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम कर सकें। तो पहला नंबर बाईपैप यूज करना पड़ेगा, या तो वेंटिलेटर पर डालना पड़ेगा मरीज को। नेक्स्ट वन ऑक्सीजन। अगर बिलो 80 है, 80 से कम आ रहा है, 85 से कम आ रहा है, तो O2 सपोर्ट देना पड़ेगा मरीज को। नेक्स्ट वन पोटेशियम। अगर बढ़ रहा है, इनकेस बढ़ रहा है, तो बढ़ने पे क्या है, हाइपरकैलेमिया हो रहा है, हाइपरकैलेमिया क्या है, मोस्ट डेंजरस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, जिसको हम मैनेज करेंगे कैल्शियम ग्लूकोनेट दे के, इंसुलिन 10 यूनिट और 25% और 50% डेक्सट्रोज दे के हम क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। अगर इन केस ये बिलो 7 है तो आप मैनेज कर सकते हो, मोर देन 7 है तो मोर देन 7 के लिए क्या करेंगे, मोर देन 7 के लिए HD ओनली हीमोडायलिसिस करेंगे। दूसरा चीज है, अगर पोटेशियम कम हो रहा है तो ये भी डेंजरस है, हाइपोकैलेमिया कॉज करेगा।
हाइपोक्लीमिया कॉज करेगा। और ये भी लाइफ थ्रेटनिंग है। इस कंडीशन में क्या करते हैं, पहले सिरप दे सकते हैं, डाइट इंक्रीज कर सकते हैं उसका, और उससे भी नहीं मेंटेन हो रहा है तो आईवी देंगे पोटेशियम क्लोराइड विथ लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूशन, और सीबीपिलाइन से इन्फ्यूजन से देंगे। ठीक, ऐसे दे सकते हैं। बोलस कभी नहीं देंगे, बोलस देने से पोटेशियम सीधा मरीज का डेथ हो सकता है, तो ये चीज याद रखें। नेक्स्ट नंबर है सोडियम। अगर बढ़ता है सोडियम तो हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया होगा। इससे क्या होता है, मेंटल स्टेटस मरीज का क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। तो हमें ऐसे कंडीशन में क्या करना है, जो सोडियम क्लोराइड जिसमें जिस फ्लूइड में ज़्यादा होता है वो नहीं देना होता है। जैसे हम आरएल दे सकते हैं, डेक्सट्रोज दे सकते हैं 5%, 10%, ठीक है। अगर डायबिटीज़ है तो उसको न्यूट्रलाइज करके देंगे इंसुलिन डाल के। और हाइपरनेट्रीमिया है तो 0.9% के एनएस आते हैं तो वो नहीं देंगे, 3% के आते हैं वो नहीं देंगे। अगर देना है तो 0.45% दे सकते हैं मेडिकेशन के लिए। नेक्स्ट वन, अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो हाइपोनेट्रीमिया होगा। इसमें क्या करेंगे, इंक्रीज नॉर्मल सलाइन फ्लूइड 0.9% और 3% विथ इन्फ्यूजन दे सकते हैं। अगर ज़्यादा कम हो गया है पोटेशियम तो हम क्या करेंगे, 3% नॉर्मल सलाइन आता है उसे हम ट्रांसफ्यूज करेंगे इन्फ्यूजन से। अदरवाइज सीवियर कम नहीं है, मतलब थोड़ा कम है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, 125-30 के आसपास तो हम सोडियम के बारे में देख रहे थे। तो अगर ये कम है तो क्या करेंगे, हाइपोनेट्रीमिया होगा, हाइपोनेट्रीमिया। और इसमें हम 0% एनएस दे सकते हैं। ज़्यादा सीवियर हाइपोनेट्रीमिया है तो 3% नॉर्मल सलाइन दे सकते हैं, 0. ये विथ इन्फ्यूजन देते हैं। हाइपोनेट्रीमिया अगर है माइल्ड है तो इसमें हम 0.9% एनएस दे सकते हैं। और अगर सीवियर हाइपोनेट्रीमिया है तो उसमें हम क्या करेंगे, 3% एनएस विथ इन्फ्यूजन से हम देंगे उसको करेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट नंबर है लैक्टेट हम बता चुके हैं कि ये क्या करता है, अगर 1.5 से ये कम है मतलब ये ज़्यादा है तो ये क्या करता है, लैक्टिक एसिड बॉडी में इंक्रीज है और ये इंडिकेट करता है कि एसिड की मात्रा बढ़ गई है और डिहाइड्रेटेड है मरीज, तो इस कंडीशन में फ्लूइड देंगे उसे। नेक्स्ट नंबर O2 सैचुरेशन। अगर O2 सैचुरेशन ब्लड का 95 कितना होता है, O2 सैचुरेशन 95 to 100 होता है। अगर ये कम है तो O2 से मतलब ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट नंबर है बाइकार्ब। अगर बाइकार्ब कम है, ज़्यादा है, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि हमारी किडनी फंक्शन ऑफ किडनी, it indicates ability of फंक्शन ऑफ किडनी, मतलब कितना किडनी वर्क कर रही है, कितना बाइकार्ब को रिमेन कर रही है और कितना एक्सक्रीट आउट कर रही है, कितना एक्सक्रीट आउट कर रही है किडनी और कितना रिमेन कर रही है। मतलब ये इसका प्रोसेस हो, मतलब इसका ये जो नॉर्मल वैल्यू है ये मेंटेन रहेगा। अगर बढ़ गया तो किडनी में कुछ प्रॉब्लम है, कम हो गया तो भी
प्रॉब्लम है, तो ये किडनी के फंक्शन को इंडिकेट करता है बाइकार्ब। तो दीज आर द पैरामीटर ऑफ एबीजी एनालिसिस। जब एबीजी हम करते हैं तो इन पैरामीटर्स को हम चेक करते हैं और क्या कम है क्या ज़्यादा, उसके हिसाब से हम मरीज को ट्रीट करते हैं या उसको उस हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि जो इसके पैरामीटर हैं नॉर्मल एबनॉर्मल होने पे कौन कौन से मैनेजमेंट करते हैं, कौन सा कंडीशन डायग्नोस होता है। ठीक है, जैसे पीएच कम है, एसिडोसिस में जा रहा है, पोटेशियम बढ़ गया तो हाइपोकैलेमिया हो गया, तो हम कैसे इसको डायग्नोस करेंगे। तो एनालिसिस के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।